नेपाल में तेजी से बढ़ते चरमपंथ ने दुनिया का ध्यान इस पहाड़ी देश की तरफ खींचा है। पिछले कुछ सालों में नेपाली मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ यहां धार्मिक कट्टरता का प्रसार हुआ है। हालत यह है कि यहां पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगना आम बात हो गई है। पाकिस्तान को लेकर नेपाल की सोच बटी हुई है। मधेसियों और पहाड़ियों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। मधेसी इलाकों में लोग भारतीय हिंदी न्यूज चैनल देखते हैं और पाकिस्तान के चरित्र को बेहतर तरीके से समझते हैं। जबकि पाकिस्तान या इस्लाम को लेकर कुछ होता है तो नेपाल के मुसलमान उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी आबादी बढ़ाकर कई इलाकों में खुद को बेहद मजबूत कर लिया है। पिछले साल नेपाल की जामा मस्जिद ने 28 अक्टूबर को फ्रांस के खिलाफ बाकायदा बयान जारी किया था। यानी यह लोग खुद ही विदेश नीति के पुरोधा बनकर उभर रहे हैं। पाकिस्तान और नेपाल के बीच सीधी फ्लाइट नहीं है। नेपाली मुसलमानों को कतर के दोवा होते हुए पाकिस्तान जाना पड़ता है। इसलिए यहां पाकिस्तान द्वारा अपने आतंकी भेजना कठिन हो गया है। मगर आईएसआई ने अब स्थानीय मुसलमानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें दहशतगर्दी के लिए तैयार कर दिया है। इस काम में काठमांडू के महाराजगंज में स्थित पाकिस्तानी दूतावास बड़ी भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान और नेपाल में 19 मार्च 1960 को राजनयिक रिश्ते बहाल हुए थे। पाकिस्तान चीन का सदाबहार दोस्त है। राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल का झुकाव भी चीन की तरफ हुआ है। इस वजह से नेपाल चीन और पाकिस्तान के बीच सीपीसी का समर्थन करता है। खुद नेपाल भी चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल है, जबकि भारत इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है। नेपाल में 2011 की जनगणना के अनुसार यहां मुस्लिम आबादी 11,62,370 के करीब थी। यह संख्या नेपाल की कुल आबादी के 4 या 5% के बीच है। अभी नेपाल की कुल आबादी 2,86,00,000 के करीब है। नेपाल के 97% मुसलमान तराई में रहते हैं और 3% काठमांडू के अलावा पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। नेपाल में तराई का कुल 10% हिस्सा मुसलमानों का है। हालांकि खुद नेपाली मुस्लिम स्कॉलर भी मानते हैं कि नेपाल में मुसलमानों की आबादी 10% के आसपास है, यानी 20 से 22 लाख के करीब है। तराई में वह 20% की तादाद बताते हैं। जानकर हैरानी होगी कि नेपाली मुसलमान जानबूझकर अपने परिवारों को सरकार से छिपाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बढ़ती जनसंख्या पर सरकार उन पर कोई कार्रवाई ना कर दे। यही वजह है कि नेपाल की जनगणना में कभी इनका असली डेटा सामने नहीं आ पाया है। अगर 2011 की जनगणना को आधार माने तो नेपाल के रोहतट में 19.7%, कपिल वस्तु में 18.15% और बांके जिले में 18.98% आबादी मुसलमानों की रहती है। यह आबादी हर साल में 12% की दर से बढ़ रही है और अगले 22 वर्षों में यह इन इलाकों में पूरी तरह बहुसंख्यक हो जाएंगे, जबकि पूरे नेपाल में यह 35% के करीब पहुंच जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज अगर मुसलमान मारे जा रहे हैं तो पूरी दुनिया में इनकी आबादी भी तेजी से बढ़ी है। खासतौर से गैर मुस्लिम देशों में इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ाई है। जिन देशों में लोकतंत्र मौजूद है वहां मुस्लिम ज्यादा सक्रिय हुए हैं। ऐसे देशों में इन्हें अपनी आबादी बढ़ाने और मजहबी कट्टरता का प्रसार करने में छूट मिली है। दूसरे धर्मावलंबियों से सामंजस्य नहीं बिठा पाने के कारण यह खुद को सर्वश्रेष्ठ के तौर पर देखते हैं और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना इनकी नीति में शुमार हो चुका है। काफिर और बुतपरस्त जैसे शब्द इन्हें भीतरी तौर पर ज्यादा आक्रामक बना रहे हैं। मुसलमानों ने नेपाल की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। 1991 में जब यह कहा जाता था कि इस पहाड़ी देश में 2% मुसलमान हैं, तब 91 मुसलमान उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और 5 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। इसके बाद सभी पार्टियों ने मुसलमानों को तवज्जो देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह सरकार की स्थिरता निभाने की बड़ी भूमिका में आ गए। साल 2006 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र बना रहा, लेकिन इसी साल नवंबर में माओवादी और 7 पार्टियों के गठबंधन के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता संपन्न हुआ, जिसके बाद अंतरिम सरकार बनी और नेपाल को सेकुलर राज्य घोषित कर दिया गया। आमतौर पर यह किसी ने नहीं सुना होगा कि पिछले 5 दशक में कोई मुस्लिम देश भी सेकुलर देश बना हो। जिस नेपाल में साल 2006 से पहले धर्मांतरण अपराध था, वहां उसे खुली छूट दे दी गई, जिसका फायदा कट्टरपंथी जमातों ने उठाना शुरू कर दिया। नेपाल का तराई का इलाका मुसलमान चरमपंथियों का सबसे बड़ा गढ़ है। पूरे देश में कट्टरपंथी विचारधारा को इसी इलाके से बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी इसी इलाके पर अपना फोकस किया है। साल 2005 में नेशनल मुस्लिम फोरम का गठन इस बात का संकेत है कि मुसलमान खुद को मजबूत बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 1 सितंबर 2004 को इराक में 12 नेपालियों को मुसलमान आतंकी संगठन अंसार उल सुन्ना ने मार दिया था। ये सारे नेपाली इराक में कुकिंग और साफ सफाई का काम करते थे। जब पूरे नेपाल में इस घटना पर गुस्सा था, स्थानीय मुसलमानों ने कोई बयान जारी नहीं किया था।
जिसके बाद नेपाल में से नेपाली हिंदुओं पर इराकी मुसलमानों के हमले की तरह लिया गया। इस पर नेपाल में दंगा भड़का और पहली बार मुसलमान निशाने पर आ गए, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया और उसके बाद यहां मुस्लिमों में चरमपंथी सोच ज्यादा हावी होती चली गई। नेपाली मुसलमानों की एक चुप्पी की वजह से उन्हें खतरे के तौर पर देखा जाने लगा है। नेपाल गंज वह इलाका है जहां हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान को लेकर भिड़ते रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच में यह तकरार देखने को मिल जाती है। नेपाली मुसलमान खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो नेपाली हिंदुओं को सदैव नागवार गुजरता रहा है। नेपाली हिंदू मानते हैं कि इनकी नीति नेपाल के साथ नहीं है, जो कि भारत को अपना मित्र मानते हैं, बल्कि यह राष्ट्र से ज्यादा मजहब की बेड़ियों में ज्यादा जकड़े हैं और मुल्क से ज्यादा मजहब को वरीयता देते हैं। भारत के लिए होने वाले झगड़ों में यही सोच हावी रही है। साल 1997 में नेपालगंज में शिवसेना ने एक दफ्तर खोला था। शिवसेना ने नगर निकाय चुनाव में नेपालगंज में मेयर और अन्य उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया था। इन चुनाव के दौरान भी पूरा शहर दंगे की चपेट में आ गया था। बताया जाता है कि मुसलमानों ने एक हिंदू को मतदान केंद्र पर जाने से रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद दोनों समुदाय में तनाव गहरा हो गया था। यह इस बात का इशारा था कि इस हिंदू राष्ट्र का चेहरा साल 2006 के बाद पूरी तरह बदल गया है और खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की छवि इस पर लगातार भारी पड़ती जा रही है। 1990 से पहले यहाँ के मुसलमान कुछ कहने या करने से पहले हिंदुओं से कन्फर्म बोल लेते थे, मगर जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ी और राजनीति में वर्चस्व बढ़ा, उन्होंने अपनी खुद की सत्ता तैयार कर ली है, जिसमें हिंदुओं को काफिर और बुतप्रस्त बताकर उनसे दूर रहने का विचार मजबूत हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों से हिंदू भी इनकी साजिशों को समझने लगा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गोहत्या बैन करने का नेपाल पर असर पड़ा है। पहले यहाँ के हिंदू गाय बूढ़ी होने पर बेच देते थे, लेकिन अब वो उसको नहीं बेच पाते हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन के लिए बालकनी से थाली बजाने और दीप जलाने की अपील की थी, तो उत्तराखंड की सीमा से लगे नेपाल के कंचनपुर जिले में भी लोगों ने इसे माना और लोगों ने थाली भी बजाई और दीप भी जलाए थे। इसका मतलब यह है कि नेपाल में हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जिन पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का काफी असर पड़ा है। हालांकि नेपाल में भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई दल तो नहीं है, लेकिन भारतीय न्यूज चैनल यहाँ हिंदुओं को सचेत करने के लिए शानदार भूमिका जरूर निभा रहे हैं। वैसे नेपालगंज में शिवसेना का दफ्तर अभी है या नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अगर किसी दोस्त को इसके बारे में ज्यादा जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।